अस्सलामुअलैकुम। क्लास एट्थ सब्जेक्ट एडवांस उर्दू दर्जा 8 मज़मून उर्दू एडवांस। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, माशाल्लाह आपने लेसन नंबर 3 भी मुकम्मल कर लिया और इसकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अब आपका एक आखिरी काम बाकी रह गया था, क़वाइद ज़ुबान। तो आप पेज नंबर 25 सफ़ा नंबर 25 पर देखिए, एकदम बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है क़वाइद ज़ुबान। उसके आगे लिखा हुआ है, आप पढ़ चुके हैं कि जिस मुरक्कब में दो लफ्ज़ इस्म या सिफ़त वाव आतिफ़ा से जुड़े हों या हर्फ़ अत्फ़ और से जुड़े हों उसे मुरक्कब अत्फ़ी कहते हैं। मसलन हसीनो, जमील, नेकोबाद, हामिद और महमूद, राजू और सोनू वगैरह। आप पीछे पढ़ चुके हैं, इस बुक के पिछले लेसन में भी आया है या आपने 7th में जो बुक पढ़ी है, 6th में जो पढ़ी है उसमें भी आया है कि वाव आतिफ़ा किसको कहते हैं। कि दो अलग अलग लफ्ज़, जैसे ये मान लीजिए ये एक लफ्ज़ के रूप में लिखा हुआ है हसीन, है ना, इसके माने अच्छा, खूबसूरत। अगला लफ्ज़ है जमील, इसके माने भी वही है, खूबसूरत और अच्छा। दोनों अलग अलग लफ्ज़ है, हसीन अलग लफ्ज़ है, जमील अलग लफ्ज़ है। अब बीच में वाव है। अब पढ़ने में क्या पढ़ेंगे, हसीन व जमील नहीं, इस तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ेंगे हसीनो जमील, नून को वाव के साथ मिला करके हसीनो, हसीनो जमील। तो लिखेंगे ऐसे अलग अलग, पढ़ेंगे मिला करके। तो इस मिलाने के तरीके को क्या कहते हैं, मुरक्कबे अत्फ़ी। क्या कहते हैं, मुरक्कबे अत्फ़ी। और तरकीब माने होता है जोड़ना, उसी से बना है मुरक्कबे अत्फ़ी। और इस वाव को कहते हैं हर्फ़े अत्फ़, और यहाँ पे जोड़ा है इसलिए इसको कहेंगे वाव आतिफ़ा। क्या कहेंगे, वाव आतिफ़ा, इसी को कहेंगे वाव आतिफ़ा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, अब इन खतूत में से इसी तरह के 3 मुरक्कबात अत्फ़ी तलाश करके लिखिए। तो देखिए 4 लाइन बनी हुई है, 3 मुरक्कबात अत्फ़ी तलाश करके आपको पीछे से लिखना है। हमने देखिए लिख दिया है, आप भी लिख लीजिएगा। पहले में लिख लीजिए सुबह शाम। क्या आएगा पहले में लिख लीजिए सुबह शाम। नंबर 1 पर लिखिए सुबह शाम, सुबह शाम। नंबर 2 पर लिख लीजिए आप जिक्र फिक्र। क्या है, तो देखो सुबह अलग लफ्ज़ है, शाम अलग लफ्ज़ है, बीच में वाव लगा के जोड़ दिया। ऐसे ही जिक्र फिक्र, जिक्र अलग लफ्ज़ है, बीच उसके बाद वाव लिया है, फिर अलग एक लफ्ज़ लिया है फिक्र, जिक्र फिक्र। तीसरा लफ्ज़ है रंजो गम। रंज एक अलग लफ्ज़ है, बीच में वाव लिया है, उसके बाद गम हो गया रंजो गम। उसके बाद है चौथा लफ्ज़ है क्या, खुशी और मसरत। मसरत माने भी खुशी और खुशी माने भी खुशी, मगर दोनों अलग अलग लफ्ज़ थे, बीच में वाव लिया है, हो गया खुशी और मसरत। ठीक है, 3 लिखने के लिए कहा था, हमने आपको 4 लिखवा दिया है एक्स्ट्रा, आप उसको भी लिख लीजिएगा, काम आएगा और फिर याद रखिएगा। आगे लिखा हुआ है, दूसरे खत में 6 के हिंदे से या गिनती के लिए 6 लिखा है। गालिब के ज़माने में यही इमला राइज था और दुरुस्त समझा जाता था, लेकिन बाद में माहिरीन लिसानियात ने इस गिनती को 6 से लिखना दुरुस्त करार दिया। 6 एक मखलूत हर्फ लफ्ज़ का दर्जा नहीं रख सकता, लिहाजा 6 लिखना ही दुरुस्त है। यहाँ पे देखो आपको एक नई चीज़ बता रहे हैं, ठीक है, बहुत नई चीज़ नहीं है मगर आपके लिए शायद नहीं है। इससे पहले हमने शायद आपको बताया हो या आपने कहीं पढ़ा हो या सुना हो कि हकीकत में उर्दू ये कोई अलग से, कोई मुस्तकिल, कोई असल ज़ुबान, कोई लैंग्वेज थी ही नहीं। उर्दू पहले थी ही नहीं। हिंदुस्तान की ज़ुबान फ़ारसी थी, संस्कृत थी, लेकिन जब यहाँ पर कुछ लोग अरब से आए, कुछ अफ़गानिस्तान से आए, कुछ कहीं से आए, इस तरह से लोग आए और बसते चले गए, तो धीरे धीरे ज़ुबान भी बदल गई। अब जो अरब से आए थे उनको हिंदी संस्कृत अच्छे से बोलनी नहीं आती थी, और फ़ारसी और संस्कृत, तो वो अपने एतबार से टूटे फूटी ज़ुबान में बोलते थे। तो इस तरह से मतलब सारी ज़ुबानों को मिलाकर के कुछ अल्फाज उर्दू के, कुछ हिंदी के, कुछ अल्फाज हिंदी के, कुछ संस्कृत के, कुछ किसी और ज़बान के, कुछ अरबी के, इन सारी ज़बानों को मिला के खिचड़ी ज़ुबान तैयार की गई, उर्दू। तो जब उर्दू एक नई ज़बान है, पुरानी ज़बान थी ही नहीं, इसलिए इसका कोई ग्रामर नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं था, तो एक सिस्टम चल रही थी एक वैसे ही। लेकिन अब जैसे जैसे ज़माना अब ये एक मुस्तकिल ज़ुबान बन चुकी है अपने तरक्की की वजह से। तो जैसे इस ज़ुबान ने तरक्की किया और ये एक मुस्तकिल ज़ुबान बन गई, तो अब इसके जो माहिर लोग हैं, जो अदीब लोग हैं, जो उर्दू अदब के बड़े बड़े सितारे हैं, वो अब इसका ग्रामर लिखना शुरू कर रहे हैं। अब इसका एक नया नया कानून बना रहे हैं, कायदा बना रहे हैं, रूल्स और ग्रामर
लिख रहे हैं। तो ऐसे ही उसी को बता रहे हैं कि पहले जब आप पुरानी बुक कोई उर्दू के पढ़ेंगे, पुराने खतूत पढ़ेंगे, शोरा के हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे, उसमें जहाँ कहीं भी 6, 8, 9, 10 लिखना होता था तो इस तरह से इस तरह से लिखते। मान लीजिए आप सिर्फ से लिखना हो, 6 लिखना हो, कैसे लिखते थे? ऐसे उर्दू में 4 मुजस्मिया 6 इस तरह से लिखते थे। 5 लिखना हो तो इस तरह से ऐसे उर्दू में बाकायदा 5 लिखा जाता था। तो उसी को कह दिया कि ये गालिब के ज़माने की बात है, जिस ज़माने में उन्होंने लिखा था वो तब ऐसे लिखा जाता था, इसलिए उनका लिखना तो सही है। मगर अब हमारे ज़माने में इस तरह से 6 और 5 लिखने की जहाँ ज़रूरत आती है तो हम अपनी गिनती लिख देते हैं। जैसे ये 6, 5 या इस तरीके से इंग्लिश में 6, 5 ऐसे गिनती लिख देते हैं। वैसे हर्फ में 6 और 5 नहीं लिखते। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो बहरहाल ये अगर आप लिख भी देंगे तब भी सही हो जाएगा। आगे का गालिब के खतूत में महीना और रुपया भी लिखा गया है। इस ज़माने में यह इमला भी दुरुस्त समझा जाता था, लेकिन बाद में लिसानियात के माहिरीन ने इन लफ्ज़ों को महीना रुपया लिखना दुरुस्त करार दिया। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की इस्तिलाहात के मुताबिक भी महीना और रुपया ही सही है। इस ज़माने में गालिब ने महीना या रुपया सही लिखा था क्योंकि अल्फाज की इमला में इस्तिलाहात नहीं होती थी। यहाँ पर भी वही बात कि पहले कोई कायदा रूप था नहीं, जैसे लिखा जाता था वैसे चल रहा था। अब बाद में इसको अरबी से हटाने के लिए, अरबी और उर्दू में ज़ुबान में उसके अल्फाज में फ़र्क करने के लिए या फ़ारसी के अल्फाज से इसको फ़र्क, अब महीना फ़ारसी में ऐसे ही लिखा जाता है हा के साथ, जैसे पैठानी के ज़माने में लिखा जाता था ऐसे महीना रुपया, है ना। तो ये फ़ारसी में भी ऐसे लिखा जाता था, उर्दू में भी ऐसे। तो अब उर्दू के जो माहिर लोग हैं दोनों में फ़र्क करने के लिए एक नया कायदा बना रहे हैं कि महीना हमारे ज़माने में हा के साथ नहीं बल्कि लास्ट में अलिफ के साथ लिखा जाएगा। इस तरह महीना रुपया अलिफ के साथ। कहते हैं गालिब के ज़माने में इस तरह लिखना सही था इसलिए उनका लिखना सही, मगर हमारे ज़माने में इस तरह अलिफ के साथ लिखना का रिवाज है इसलिए अब हम ऐसे लिखना इस ज़माने में सही होगा। तो वही मतलब है, दोनों सही है। बस पहले उर्दू असल ज़ुबान नहीं थी इसलिए उसका कोई ग्रामर भी नहीं था। अब जब से उर्दू असल ज़बान हो गई उसका एक नया नया ग्रामर बना रहे हैं, तो फारसी से उसको कुछ फ़र्क करना है ताकि उसके जैसी न रह जाए। गालिब ने दूसरे ख़त में एक फ़क़रा बाद बरसात के लिखा है। यह कदीम तरीका था, कदीम ने पुराना तरीका। अब बरसात के बाद लिखा, उन्होंने लिखा था बाद बरसात, ये फारसी का सिस्टम है। अब उसको इस ज़माने में कैसे लिखेंगे? बरसात के बाद। तीसरे ख़त में तमीज़ी कलिमा जा बजा आ रहा है। बाद लोग इस फ़क़रे को जा बजा भी लिखते हैं, लेकिन मफ़हूम के लिहाज से जा बजा लिखना बेहतर है। दूसरे ख़त में ये एक मुरक्कब इज़ाफ़ी आया वाली रामपुर, उसे वाली रामपुर लिखना दुरुस्त है। ऐसे मुरक्कब में आखिर की या पर इजाफत के लिए सिर्फ ज़बर लगाते हैं, हमज़े नहीं लगाते। मसलन वाली हिंद, वादी कश्मीर, बढ़ती मौला, वाली हिंद, वादी कश्मीर, ये सब वही है। आगे आप देखिए लाल कलम से आपका लिखा हुआ है इस मारिफा और इसमें नकरा का फ़र्क मिसालों के साथ मुख्तसरन वाज़ेह कीजिए, है ना। आप पीछे पढ़ चुके हो। इस मारिफा किसको कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख दिया। सवाल इस मारिफा और नकरा का फ़र्क मिसालों के साथ वाज़ेह कीजिए। जवाब इस मारिफा वो है जो किसी खास शख्स, चीज़ या जगह का नाम बताए, जैसे असलम, सलमान ये खास शख्स का नाम हो गया, दहली जगह का नाम हो गया, किताब चीज़ का नाम हो गया। और इसमें नकरा वो है जो किसी आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम बताए, फिक्स करके नहीं, फुलाना। जैसे लड़का, सारे लड़के आ गए, लड़की सारे लड़कियाँ, आदमी, मुल्क, बहुत सारी मुल्क हैं, ऐसे ही घर वगैरह, ठीक है। तो ये खास के अंदर फिक्स होता है कि फुला ही को बुलाना है, और आम के अंदर उसके क्वालिटी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आम और ख़ास का ये मारिफा और नकरा का ये फ़र्क है। इसको आप अच्छी तरह से अपने कोर्स कापी में जहाँ आगे 2 लाइन बनी हुई है लिखने के लिए वहाँ पर लिख लीजिएगा। दूसरा काम है इसमें जामिद। सवाल इसमें जामिद क्या है और इसमें कौन कौन सी है। जवाब आएगा इसमें जामिद वो लफ्ज़ है जो ना खुद किसी से निकला हो और ना उससे कोई लफ्ज़ निकले, जैसे आदमी, किताब और चाकू वगैरह, उसकी 2 किस्में, इस मारिफा और नकरा। इसमें मुश्तक और मस्दर का फ़र्क मिसालों के साथ वाज़ेह कीजिए। जवाब आएगा इसमें मुश्तक किसी मस्दर से निकला होता है, जैसे खाने वाला से, खाना वाला खाने वाला, खाने से, और लड़का और लड़ाका लड़ाकू लड़ना से, और मस्दर खुद ना तो किसी इसमें से निकला होता है मगर उससे दूसरे कलमे निकलते हैं, जैसे खाना पीना वगैरह। तो ये आपका हम बुक से भी फ़ोटो भेज दे रहे हैं, यहाँ से भी आपको बुक में लिखने के लिए जगह दी गई है हर सवाल के नीचे। बुक में आप इसको फिल करिए और खूब अच्छी तरह से याद कीजिए। फिर
फिर इसको हम समझाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी सिर्फ आप इतना ही लिखिए और याद करिए। और आपका दूसरा काम है, देखिए ये पेज नंबर 27 पे नीचे एकदम लिखा हुआ कुछ नया कीजिए। मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खान था। हम यहाँ कुछ शायरों के तखल्लुस, दूसरी तरफ उनके मुकम्मल नाम दे रहे हैं, साथ ही उनकी तस्वीर भी दी जा रही है। तस्वीर और तखल्लुस को नाम से मिलाइए, यानी ऊपर फोटो दिए गए हैं, शायरों की पिक्चर्स हैं और उनके नीचे उनके तखल्लुस लिखे हुए हैं। अब नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, अब कौन से शायर का क्या नाम क्या तखल्लुस उसको मिलाइए। देखिए पहली तस्वीर है, पहला फोटो है मीर का, उनके नीचे मीर लिखा हुआ है। अब ये इसका निशान कहाँ पर लगेगा, मीर तकी मीर, इनका नाम क्या था, तकी मीर। उसके बाद है दाग, दाग कौन है, मिर्ज़ा नवाब मिर्ज़ा खान। उसके बाद है फानी, ये कौन है, शौकत अली खान। उसके बाद है फराक, फराक रघुपति सहाय, हसरत फजलुल हसन। ठीक है, ये दो काम आपको करना है। पहला काम तो इस मार्फा और नकरा का फर्क मिसालों के साथ ही पूरा कवायद जो लिखने का है, ये आप इसको खूब अच्छी तरह से लिखिए और ज़ुबानी याद कीजिए। उसके बाद दूसरा काम, ये जो मिलान करना है शायर का तखल्लुस और उनके नाम का, इसको आप फिल कीजिए और याद कीजिए। दो काम छोटा सा है, बाकी इंशाल्लाह इसके बाद चौथा लेसन आपका इसके बाद।